हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी का 9.5 जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल के कॉन्सेप्ट पर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे है, उस क्वेश्चन को एनालिटिकली सॉल्व करना बताऊंगा ही। साथ ही साथ अगर आप ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट नहीं जाना है, नहीं सीखा है, क्लियर नहीं हुआ है, तो उस कंसेप्ट को पहले क्लियर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो पूरे वीडियो को देखो, छोटा सा वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये बोर्ड एग्जाम साथ साथ नीट और जी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे वीडियो को कंसंट्रेट होकर के देखो, वॉच करो। देखो बेटा, सबसे पहले हमको समझना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो एक बात जान लो, क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट होगा जब कोई लाइट सोर्स डेंसर मीडियम में है और लाइट सोर्स से जब लाइट सरफेस पे फॉल करता है, डेंसर मीडियम हो गया, ये जो बाउंड्री हो गया इंटरफेसिंग सरफेस हो गया, और इंटरफेसिंग सरफेस पे जब ये रे ऑफ लाइट फॉल करता है, नॉर्मली मान लो फॉल करेगा, तो पार्शियल इसका रिफ्रैक्शन होगा और पार्शियली रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। फिर मान लो इस पॉइंट ओ से इस सरफेस पे रे ऑफ फॉल करता है ऑब्लिकली, और इसका इंसिडेंट एंगल आई हुआ, और जब ये रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट करेगा तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो होता है वो ग्रेटर देन आई होगा। इस रे का भी पार्शियल रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होगा। समझ में आ रहा होगा। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जब रे इस सरफेस पे फॉल करता है उस सच एंगल के लिए जिस एंगल के लिए मान लो ये रे फॉल किया है सरफेस पे, और रिफ्रैक्शन के बाद ये इंटरफेसिंग सरफेस पे ग्रेज कर जाता है, ग्रेजेस टू द सरफेस, इंटरफेसिंग सरफेस, उस कंडीशन में इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 90 डिग्री। तो जब रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, सच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ओके, समझ में आ गया। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट के बाद जो भी रे फॉल करेगा सरफेस पे, उस रे का रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, टोटल का टोटल रे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सच फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के लिए यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल किस एंगल को कहा जाएगा? जब सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स से लाइट इंटरफेसिंग सरफेस पे फॉल करेगा और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल एंगल। ओके, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? ठीक है। अब देखो, अब इस क्रिटिकल एंगल के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, मान लो ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और मान लो ये एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो ये n1 इजकल टू n है और ये n2 इजकल टू 1 हो गया। तो अब इस रे के लिए जिसका एंगल क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल के लिए स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो बाय स्नेल्स लॉ हम जानते हैं कि n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। तो यहां पर जो मीडियम डेंसर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इजकल टू n, साइन I के बदले IC, जो IC हो गया यहां पर क्रिटिकल एंगल। IC क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल। ओके, इज इक्वल टू n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लिए, साइन R की जगह साइन 90 डिग्री, इसलिए साइन IC इज इक्वल टू 1/n। एक महत्वपूर्ण रिलेशन प्राप्त होता है और इससे क्लियर होता है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होता है। सो डायमंड का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। डायमंड जो है सो ट्रांसपेरेंट होता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, इसके कारण डायमंड का क्रिटिकल एंगल सबसे छोटा होता है। सो दैट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। तो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रॉपर्टीज है, लेकिन अपने लोगों को कहां चलना है, अपने लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 9.5। अब 9.5 में यह महत्वपूर्ण फॉर्मूला यूज होगा, साइन आईसी इजकल टू 1/n। ओके, तो चलो पहले हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तुम इस क्वेश्चन को जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है 9.5 बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो पहले तुमको क्वेश्चन पता है तो क्वेश्चन देख लो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पढ़ सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो टैंक है जो वाटर से भरा हुआ है, ओके, और इसके टैंक के बॉटम में एक बल्ब है और बल्ब के कारण लाइट जो है वाटर सरफेस से बाहर आएगा, पॉइंट लाइट सोर्स। और इस पॉइंट लाइट सोर्स के कारण कितने एरिया से लाइट इमर्ज आउट हो पाएगा, जबकि इस वाटर सरफेस जो है और बल्ब के बीच यानी कि डेप्थ ऑफ द बल्ब जो है, बॉटम पे वाटर क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब है, और इसका डेप्थ दे दिया है d इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ओके, अब तुम जान चुके हैं थ्योरी से कि जो रे बाहर होगा, जो बाहर इमर्ज आउट करेगा, उसका एंगल लेस देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल बाउंड्री हो गया। क्रिटिकल एंगल से जैसे रे क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे बड़ा हो जाएगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, वह रे सरफेस से, वाटर के सरफेस से बाहर नहीं हो पाएगा। तो हमारा बाउंड्री क्या हो गया, यहां से रे फॉल कराएंगे और यह रे जब यहां फॉल करेगा और ये एंगल हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, तो ये ग्रेज कर जाएगा। इसी प्रकार हर इंड स्प्रे जैसे सरफेस से फॉल करेगा, ग्रेज करेगा और यह एंगल हो जाएगा क्रिटिकल एंगल आईसी। ओके, इसका मतलब एक जो ये बाउंड्री बनेगा, ये जो बाउंड्री बनेगा ऐसे करके एक सर्कुलर रीजन बनेगा। इस सर्कुलर रीजन से ही सिर्फ लाइट बाहर आ पाएगा, ऐसे करके ऐसे करके। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया जो इसका निकालोगे तो जहां पे बल्ब पॉइंट सोर्स है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे इस सर्कल पे, परपेंडिकुलर लाइन, तो उसके सेंटर पे आएगा। तो ऑलरेडी यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो r हो जाएगा इस सर्कुलर एरिया का। और ये डेप्थ ऑफ द वाटर डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द टैंक हो गया जो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ, फिलहाल हम लोग d मान लिए। तो अब इस प्रकार स्नेल्स लॉ से हम क्या निकाल लेंगे, इसका रेडियस। और रेडियस भी कई बार पूछता है और उससे हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं साइन आईसी इज इक्वल टू 1/n। अगर जहां पर ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 4/3, वैसे किताब में 1.33 दिया हुआ है, इतना ले लोगे। लेकिन अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल है तो वर्टिकल के साथ ये एंगल भी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। तो इस हिसाब से ट्रिगोनोमेट्रिकल प्रॉपर्टी से, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा r रेडियस ऑफ द सर्कुलर एरिया बाय हाइपोटेनस। ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमको परपेंडिकुलर के साथ साथ बेस ये हो जाता है डेप्थ, तो ये हो जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। इतना बात तो तुम समझते होगे। अब यहां पर ये आ गया, तो ये इक्वेशन फर्स्ट जो हमें क्रिटिकल एंगल कॉन्सेप्ट से पता है, इक्वेशन सेकंड जो मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल प्रॉपर्टी से लिख दिया। इसीलिए हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, r बाय या 1/n इज इक्वल टू r बाय 1 रूट अंडर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग कर लो तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व क्या करोगे, क्या पाओगे, तुम पाओगे r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर r स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे r स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू d स्क्वायर। देख लेना इसको सॉल्व करोगे तो। इसीलिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस
1। देयरफॉर अगर r निकालना होगा तो ये हो जाएगा dy रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये जानकारी ऑब्जेक्टिव को याद रखना होगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ऐसा भी पूछ सकता है। तो ये रेडियस हो गया। अब चूंकि हमें एरिया निकालना है, तो चूंकि क्लास 12th में हो तो तुम आसानी से निकाल सकते हो। इसका जो एरिया आएगा, एरिया हो जाएगा, एरिया का फार्मूला होता है सर्कल का एरिया का, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान आप जानते हो 3.14 और आर स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर यानी हो जाएगा डी स्क्वायर। और डी यहां पर 80 सेंटीमीटर दिया है, तो 80 सेंटीमीटर को लिख सकते हो 0.8 मीटर। ये हो जाएगा 0.8 का होल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस 1। एन स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 16/9 माइनस 1। अब ये हो जाएगा 3.14 इंटू 0.64 बाय, ये हो जाएगा, यहां जाओगे 16 माइनस 9 इंटू 9 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये 2.6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं लगातार आपको ऑप्टिक्स के जितने सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं एक एक करके क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए बताऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। आपके जयंत सर का ये चैनल है जिसका नाम फिजिक्स वन है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो, दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू।